नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ हिंदी की छात्रा, यानी कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा कुछ सिखाना चाहती हूँ और स्वयं थोड़ा सीखना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा था। हमारा विषय है हिंदी व्याकरण का सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करके उसकी जगह जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं तो सीमा इधर आओ, या फिर कुछ नाम से ही बुलाते हैं। जैसे कि हम अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं तो पल्लवी इधर आओ, तो उसको हम तुम इधर आओ बोल सकते हैं, तो वो हो गया सर्वनाम। जैसे कि आगे हम और उदाहरण से समझ सकते हैं। राम विद्यालय जाता है, तो राम हो गया संज्ञा, तो हम संज्ञा किस जगह पे वह प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वह विद्यालय जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है राम संज्ञा व सर्वनाम। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? तो यहाँ वह शब्द राम के स्थान पर आया है, इसलिए वह सर्वनाम है। इतना तक समझ में आ गया सबको? मैं और एक बार दोहराती हूँ। जैसे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करके उसकी जगह जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पे हम और एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि गीता खाना बनाती है, तो यहाँ पे यह हो सकता है वह खाना बनाती है। ठीक है, अब आगे हम सर्वनाम के भेद जानेंगे। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें से प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के बारे में बताता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंदर भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम का भेद है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम का भी अंदर 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष से तात्पर्य है जिसमें बोलने वाला स्वयं हो। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं स्वयं हो गई। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं हो गई उत्तम पुरुष। ठीक है, अगला सर्वनाम है मध्यम पुरुष। ठीक है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला था उत्तम पुरुष और दूसरा है मध्यम पुरुष, जिससे बात किया जाए। जब दो व्यक्ति के बीच बातचीत होता है तो जो वक्ता होता है, जो श्रोता को बोलता है, जैसे कि तुम, आप, जैसे कि आप लोग मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो आप लोग हुए मध्यम पुरुष, जिससे बात किया जाए। जैसे कि तुम, आप, जब हम किसी से बात करते हैं तो जो सुनने वाला होता है उसे हम तुम या आप कह के संबोधन करते हैं, तो वो हो गया मध्यम पुरुष। ठीक है, और आगे तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात किया जाए। जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आप किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया अन्य पुरुष। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ, तो वो हो गया अन्य पुरुष। यहाँ पे उदाहरण है वह, वे, या फिर वे, हाँ या ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ। आगे हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम कर्ता का अपना बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। ये जो फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तो इसमें इंसान स्वयं के बारे में बताता है। जो कर रहा है वो अपना बोध स्वयं कराता है कि मैं स्वयं पढ़ूंगा, मैं अपने आप करूँगा। और जैसे कि यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है राधा अपने घर गई, तो कहाँ गई? राधा अपने घर गई, वो स्वयं के घर गई। ठीक है, तो निजवाचक में स्वयं के बारे में बोध कराया जाता है, अपने आप को ही बोला जाता है कि मैं अपना काम स्वयं करूँगी, ऐसा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे। जो किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान या स्थान, किसी व्यक्ति निश्चय मतलब जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे या फिर उसके बारे में बताए, जैसे कि यह, वह, ये, वे। ठीक है, इससे वाक्य बन सकता है जैसे यह मेरी पुस्तक है, या मेरा विद्यालय है, या मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। ठीक है, जो निश्चित है और निश्चय ही है, किसी स्थान या फिर निश्चित वस्तु पे हम जब उसको इंगित करके बात करते हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जब हम किसी की बात करते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि कोई, कुछ, किसी, कहीं पर, ऐसे जो हमें कन्फर्म पता नहीं होता है, हमें अनिश्चित तरीके से पता होता है, उसे हम बोलते हैं कोई, कुछ या किसी। जैसे कि इसका उदाहरण है, बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमें पता नहीं, उसका नाम पता नहीं है, वह लड़का है, लड़की है, कोई पता नहीं है, बस हमें पता है कि बाहर कोई खड़ा है। फिर अगला शब्द है मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, यहाँ पे कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है, इसका कोई जान नहीं है कि उसको क्या चाहिए, तो मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो, सो, जैसा, वैसा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो सो जागेगा वो पाएगा, ऐसा शब्द हम लोग बनाते हैं तो वही होगा संबंधवाचक। दो शब्दों के बीच संबंध बनाता है, स्थापित करता है, दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाक्य है जो मेहनत करता है वह सफल होता है। अगला और आखिरी भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसने, कहाँ। ठीक है, ये तो सबसे आसान है कि प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाक्य है कौन आया है, कहाँ से आया है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कब जाओगे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दोहरा देती हूँ। आज हमने पढ़ा सर्वनाम। सर्वनाम के जैसे कि सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या फिर उपयोग होते हैं वो सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम के भेद पढ़े हमने। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और आखिरी में प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सीख रही हूँ तो मुझसे कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हुई होंगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं आगे अपना पढ़ाने की स्किल और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।